इसी के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स की भी बात करना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों? क्योंकि थोड़ी बहुत तो सिमेट्री है इसमें। कैसे? जैसे Eg आप लिखते हो Gm/r², ये फार्मूला आया था, इसमें से एक m खत्म हो गया था। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए F इक्वल टू क्या पढ़ते थे आप? Gmm/r²। तो ये दोनों की दोनों चीजें, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों के सेम न्यूमेरिकल्स बनते हैं, सेम क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आपको ध्यान करनी है। ठीक है? कैसे? इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये तो पता ही है आपको। कौन सी अट्रैक्शन होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। इसके न्यूमेरिकल्स देखिए किस टाइप के होंगे, जो इजी बना रहा हूं मैं आपके लिए। सबसे पहले इजी न्यूमेरिकल, सपोज मास m है। क्या है? मास m। इस तरफ कोई दूसरी बॉडी है, इसका मास क्या है? कैपिटल है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? गैप कितना है? 4r। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हमारा कि इसके बीच में कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा पॉइंट है कि जहां पर फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या हो? 0। फोर्स 0 या ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू, वो निकालना। ए से बी डिस्टेंस कितना है? r। बी से ए कितना है? वो भी r है। तो बीच में कोई ऐसा पॉइंट, ऐसी जगह जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स और या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाए? 0 हो जाए। वो पॉइंट निकालना। कैसे निकालो? कंसीडर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये देखिए, दोनों में से ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा? कोई भी टेस्ट मास ले लिया मैंने, m0 टेस्ट मास, इसकी वैल्यू 1 के करीब ही होती है। 1 लेते हैं ना यूनिट मास। m0 को मैं कहां पर रखूं कि ना तो ये खींच पाए? देखो m0 को कहीं भी रखूंगा मैं, इसको, ये मास है छोटा सा, इसको मैं कहीं भी रख दूं यहाँ पर, इनके बीच में, ये भी अट्रैक्ट करेगा उसको अपनी तरफ, ये भी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ज्यादा पावरफुल, ज्यादा फोर्स कौन लगा देगा? ये लगा देगा। कैसे? आपको पता होना चाहिए। देखो, अगर मैं बिल्कुल बीच में रखता हूँ तो बाजी कौन मार जाएगा? कौन खींचेगा? दोनों ही खींचेंगे अपनी तरफ, ये इसको अपनी तरफ, ये इसको अपनी तरफ। ये कितनी फोर्स लगाएगा? Gm/m0 ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा? r/2। तो आप कहोगे r/2 का स्क्वायर। इसी तरह से ये वाली फोर्स, ये Fa हो गया, ये Fb। Fb कितना होगा? Gm/m0 ये भी कितना होगा डिस्टेंस? r/2 का। और आप क्लियरली ये देख सकते हो जो Fa है और Fb है, दोनों इक्वल नहीं है। दोनों इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है इक्वल? क्योंकि सारी क्वांटिटी सेम है। देखो G और R2, इसमें भी है G और R2, m0 है, m0 भी। m0 की वैल्यू दोनों में 1 है। बचा कौन? स्मॉल m और कैपिटल M। आपको पता है इस डायग्राम में कैपिटल M इज ग्रेटर देन, जो कैपिटल मास M है उसका मास ज्यादा होगा स्मॉल m से। अगर कैपिटल M ज्यादा हुआ तो Fb भी क्या होगा? ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी ज्यादा होगी? बी वाले की। किस वाले? इस पर। तो ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा? खींच। लेकिन मेरे को एक ऐसा पॉइंट चाहिए, दोबारा से मेरे को एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पर ना तो ये खींच पाए उसको और ना ही ये खींच पाए। तो वो कौन सा पॉइंट होगा? वो बताइए कौन सा पॉइंट होगा? सपोज, पहली बात तो इसके पास तो वो हो नहीं सकता, ये हाफ हो गया, हाफ से इधर तो हो नहीं सकता, इधर होगा तो ये तो कभी भी उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। तो वो इस मिड पॉइंट से इस तरफ ही लाई करेगा। सपोज वो पॉइंट आपने यहाँ पर दे दिया कि मैंने m0 को यहाँ पर रख दिया।
अब ये कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, 4a, क्या ले लिया ये a, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, a माइनस ओ r माइनस a, पूरा कितना दे रखा है ये डिस्टेंस, ये a हो गया, ये पूरा डिस्टेंस कितना दे रखा है r, तो ये क्या हो जाएगा r माइनस, ठीक है। क्या करना है, जो ये m नोट रखा हुआ है इसको पॉइंट P कंसीडर कर लिया, इस P पॉइंट पर इक्विलिब्रियम शो करना है, यू हैव टू शो एट P इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, जैसे ये पहले थी बॉडीज वैसे ही रहेगा, कोई किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, यानी कि एट इक्विलिब्रियम एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाए एफ पी। तो वो डिस्टेंस चाहिए आपको, ए से निकाल दो या बी से निकाल दो, मेरे को तो वो डिस्टेंस चाहिए जहां पर एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाए एफ पी, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ए का फार्मूला क्या बन जाएगा, एफ ए का फार्मूला क्या बन जाएगा, जी मास एम है, एम नोट है, लेकिन जो ये डिस्टेंस है ये क्या कंसीडर करा आपने, ए। इसी तरह से यहाँ पर बी के लिए पीबी का स्क्वायर होगा, पीबी क्या है आर माइनस ए का होल, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, तो दोनों को दोनों यहाँ पे पुट कर दीजिए आप। एफ ए की वैल्यू जी एम, विदाउट कोई प्रॉब्लम यहाँ पर कैंसिल करो, जो जो क्वांटिटी कैंसिल हो रही है, जी से जी कैंसिल, एम नोट से एम नोट कैंसिल, क्या होगा आर माइनस ए अपॉन ए होल स्क्वायर, ऐसे कर सकता हूं मैं, इसको इधर ले आया, एम अपॉन एम लिख सकते हैं ऐसे, मास अपॉन मास, ठीक है। कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि मास की वैल्यू गिवन होती है, जैसे ये छोटा मास है इसकी वैल्यू दे दी 2 kg और इसकी दे दी आपको 4 kg, तो आप यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर सकते हो, क्या लिख सकते हो 4 kg अपॉन 2 kg, कैंसल, क्या आ जाएगा 2/1। थोड़ा इजी कर रहा हूँ क्योंकि आर ए पर हमने क्या करना है कंसीडर, ठीक है, नहीं तो फिर ये क्या हो जाएगा रूट में वैल्यूज आएंगी एम और एम की, जबकि मास आपको गिवन ही होते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो क्या होगा 2 आ गया, आर माइनस ए अपॉन ए क्या हो जाएगा √2, ये स्क्वायर उधर जाएगा, एक 2 क्या हो जाएगा रूट, उसके बाद आर माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2a, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू निकालनी है ना, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2a प्लस ए कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा √2 प्लस 1 आर, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर अपॉन में √2 प्लस 1। इस तरह से आपको ये सोल्व करने आने चाहिए। इसमें क्या होता है कई बार वैल्यूज दे देता है, वो वैल्यू दे के भी सोल्व करने के लिए कह देता है, जैसे 2 kg 4 kg दिया, बीच में आर की वैल्यू भी दे सकता है वो आपको, सपोज आर की वैल्यू आपको कुछ भी ले लीजिए, आर की वैल्यू आप यहाँ पर √2 प्लस 1, आर की वैल्यू कहीं 9 सेंटीमीटर होता है, कहीं 12 सेंटीमीटर ले सकते हो, 20 सेंटीमीटर ले सकते हो, मर्जी आप, 12 सेंटीमीटर हो मीटर में भी ले सकते हो, मीटर में ले लोगे तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आर की वैल्यू 12 अपॉन √2 प्लस 1 इज इक्वल टू, इस तरह से सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको इस क्वेश्चन को करना कैसे है कि दो मास अगर आपको दे रखे हैं, बीच में कहीं भी ग्रेविटेशन फोर्स 0
यानी कि ना तो वो इधर अट्रैक्ट कर पाए ना इधर, वो इक्विलिब्रियम में चला जाए। इसके लिए ऐसे क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड कह देता तो क्या होता, एम नॉट ही नहीं लिखना पड़ता, बाकी तो सब कुछ लिखना पड़ता। यस और नो? एम नॉट ना लिख के ग्रेविटेशनल फील्ड की बात आ जाती तो आप क्या लिखते? ईजी ग्रेविटेशनल फील्ड, किसके लिए? ए के लिए और बी के लिए। तब क्या होता है, ये एम नोट रहने देते, तब भी बात वही पढ़नी थी, तब भी आंसर सेम आता। तो ये दोनों टॉपिक के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपने इसी हिसाब से करने। कब? जब वो जीरो पूछे या इक्विलिब्रियम से पूछे। इसी के साथ कई बार ये क्वेश्चन स्क्वायर के लिए आ जाता है और ट्रायंगल के लिए आ जाता है। ये प्लस 2 में आएंगे ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज। मास की जगह बस चार्ज हो जाएगा, जैसे 10th क्लास में आपने चार्ज पढ़ा था ना, Q1 Q2 कूलम यूनिट होते हैं, वो आ जाएंगे। तभी आपको ये थोड़ा सा बताया जा रहा है इसके बारे में, किस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद कोई ट्रायंगल ले लीजिए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया आपने। क्या ले ली? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है कि उसकी जो साइड है सारी बराबर होती है और एंगल कितना होता है उसका, ये 60 डिग्री। कितना होता है ये? 60 डिग्री। ठीक है। इन चारों पॉइंट्स पर आपने मास रख दिया, मास m, इधर भी मास m, इधर भी मास, ठीक। और इन सब की साइड क्या ले ली? तो r, ये भी r, ठीक है। इसी के साथ एक और बना लेते हैं, अभी दोनों क्वेश्चंस को साथ के साथ सॉल्व करेंगे। एक स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी डी, इनकी भी साइड ले ली आपने और ए साइड ले लीजिए आप। चारों साइडें क्या होंगी इसमें? इक्वल होंगी। ये वाले एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री। ये सारी साइडें कैसी होंगी? सेम, इक्वल इन साइड, इक्वल इन लेंथ। स्क्वायर में यही होता है। इस पे भी आपने क्या कर दिया? मास की तरह कर दिया। एम, समझना एक ही जैसी चीजें, ये सारी सिमेट्री के क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर ये मास एम, ये भी मास एम, ये भी मास एम, सारे एंगल्स आपको पता है, साइड्स आपको पता है। तो उसने कहा कि इसके सेंटर में, क्या कह रहा हूं मैं, सेंटर ओ में कितना ग्रेविटेशनल फील्ड हो, कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। कैलकुलेट या डिटरमाइन ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर। इसी तरह से सेकंड, कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो कितना होगा यहाँ पर Eg की वैल्यू, कितनी होगी यहाँ पर Eg की वैल्यू, ये कैलकुलेट करना है। तो इसको सबसे पहले आप डायग्राम से समझेंगे। सोल्व भी कर सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो और सोल्व भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप। सबसे पहली बात,
यहां से लेकर सी पॉइंट से ओ तक का डिस्टेंस कितना होगा? यही होगा। ए से ओ तक का कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा। ठीक। बी से कितना होगा? ये। और ये तीनों डिस्टेंस कैसे होंगे आपस में? देखिए, ओ सी इक्वल टू क्या होगा? ओ ए इक्वल टू क्या होगा? ओ। होगा कि नहीं? अगर आपको सेंटर में ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो आप सपोज एक छोटा सा टेस्ट मास एम नोट यहाँ पर रख दिया। क्या रख दिया? एम। इसके बाद आप मेरे को बताइए ये एम नोट किस तरफ चलेगा, किस तरफ एक्सेलरेट करेगा? ए वाले की तरफ, बी वाले की तरफ या सी वाले की तरफ? ये इसका फैसला करती है फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर कितनी होगी, ए कितनी लगाएगा? तो फोर्स से देख लीजिए, एफ ए कितना लगेगा? जी एम एम नोट अपॉन ये डिस्टेंस ओ ए। ठीक है। इसी तरह से बी वाले की बताइए, किस तरफ लगाएगा ये फोर्स? अपनी तरफ। ये फोर्स इस तरफ होगी, एफ ए। बी वाला अपनी तरफ खींचेगा इसको, इस फोर्स का नाम होगा एफ बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ बी? अगेन जी एम एम नोट अपॉन ओ बी स्क्वायर। इसी तरह से आप एफ सी निकालिए, क्या होगा कैलकुलेट करने का फार्मूला? जी एम एम नोट अपॉन ओ सी स्क्वायर। लेकिन इस फिगर से ओ सी ओ ए और ओ बी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो कौन सी ऐसी टर्म है जिससे ये सारे के सारे अलग होंगे? जी भी सबका सेम है, स्मॉल एम भी है, एम नोट भी है, बस एक यही चीज थी जिससे ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते। तो इसका मतलब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ सी। लेकिन एफ ए किस तरफ है? इस तरफ। एफ बी इस तरफ और एफ सी इस तरफ। देख लीजिए, एफ सी इस तरफ, एफ ए इस तरफ और एफ बी इस तरफ। अब कितना होगा यहाँ पर फोर्स? तीन फोर्सेस तीनों इक्वल और इस तरह से खींच रही है आपस में। तो यहाँ पर नेट जीरो पर कितना होगा फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर पे? तो करते हैं, वेक्टर है ना ये सारे, तो वेक्टर फॉर्म से करते हैं। कैसे? इसके बीच का एंगल कितना होगा? ये कितना होगा और ये कितना होगा? 120 120 और ये भी क्या होगा? तो पहले किसी दो का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। दो फोर्स इक्वल एंड इक्वल है और एंगल कितना है? 120। तो उनका नेट भी कहाँ आता है? उनके बीच में। ऐसे ही पढ़ा था आपने। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? आइदर ऑफ थी। पढ़े थे ना, दो फोर्सेस बीच में एंगल अगर 120 और दोनों इक्वल हो तो आंसर वही होता है। तो एफ ए एफ बी एफ सी को आप एफ ले लें सबको। जब तीनों इक्वल है तो हम ए बी सी लगाई क्यों रहे हैं? तो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा? एफ आएगा। लेकिन इन दोनों के बिल्कुल बीच में, यानी कि 60 डिग्री से 60 डिग्री से, लेकिन उसकी डायरेक्शन नीचे होगी। तो इन दोनों फोर्स को रिजल्टेंट लेकर आपने ये आंसर निकाला। अब इन दोनों फोर्स के बारे में क्या ख्याल है? सेंटर पे अभी भी दो फोर्स लग रही है, एक ये और एक ये। कैसी है ये? इक्वल एंड अपोजिट। और इनके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। या इधर से ले लो या इधर। जब दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो, यानी कि उनके बीच में 180 डिग्री एंगल हो और दोनों इक्वल हो, तो नेट क्या आएगा? जीरो। यस और नो? फार्मूला है ना आपके पास रिजल्टेंट निकालने का? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। ये अप्लाई करो आप इससे पहले वाली कंडीशन में 120 लेकर, तब आप पे F आ जाएगा आंसर। और फिर अब
180 लेकर करिए, तब आपके रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? आया ये समझ में? क्या करा इसमें? तीनों डिस्टेंस इक्वल थे, तो कोई चांस नहीं था कि ये फोर्सेस आपस में, ये मतलब कह ही नहीं सकते भाई ये तीनों फोर्स अलग अलग है। तो एक जैसी फोर्स थी, उनकी ज्योमेट्री बनाई, फिर दो का रिजल्टेंट निकाले। आप इन दो का भी निकाल सकते थे, कोई मैटर नहीं करता। इन दो का निकाल लीजिए, इनमें भी 120 एंगल है, या इन दो का निकाल लीजिए। अगर आप इधर से निकाल लोगे तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा रिजल्टेंट, इधर से निकालोगे तो ये इसके। आंसर वही आना है, कितना? जी। ऐसे ही अब इधर आ जाइए। इधर ए वाला क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, बी वाला अपनी तरफ खींचेगा, सी वाला अपनी तरफ खींचेगा, डी वाला अपनी तरफ खींचेगा। और चारों फोर्स कैसी होंगी? इक्वल होंगी। शॉर्ट में करेंगे थोड़ा सा, एफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? एफ बी इज इक्वल टू एफ सी एफ डी होगा। और इन सबको आपने क्या कर लिया? एफ ई मान लिया। ये फोर्स भी एफ होगी, और ये भी एफ, ये भी एफ, और ये भी एफ, लेकिन डायरेक्शन सबकी अलग अलग होगी। लेकिन अब इनके बीच का एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल 90 डिग्री, एंगल होंगे 90 डिग्री के। तो अब आप क्या करोगे? इन दो का रिजल्टेंट अलग से निकाल लो, इन दो का अलग से निकाल लो, फिर जो इनका रिजल्टेंट आएगा उसका रिजल्टेंट निकाल लो। कैसे? इन दो का रिजल्टेंट एफ और एफ 90 डिग्री एंगल, वही फार्मूला, इसका रिजल्टेंट निकालना है आर, और इसका क्या निकाल लो? आर डैश। फिर इन दो का हिसाब करेंगे, इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा? देखते हैं, 180 ही आएगा। 90 है ना, दोनों फोर्स इक्वल है, तो बिल्कुल बीच वाला एंगल आता है। करके देख लीजिए, डायरेक्शन भी लेनी आती है, मैग्नीट्यूड भी। आर इज इक्वल टू क्या होगा? एफ स्क्र प्लस 2f² कोस 90। कोस 90 क्या होता है? 0। खत्म हो जाएंगी ये टर्म, क्या बचेगा? 2f² अंडर रूट आर। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2f। ठीक है, इसी तरह से आर डैश निकाल लेंगे। सिमिलरली आर डैश कितना आ जाएगा? ये भी √2 है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? बिल्कुल इधर। ये वाला एंगल कितना आएगा? 45 डिग्री। डायरेक्शन के लिए भी टेंजेंट बीटा निकाल कर डायरेक्शन के लिए भी पास। तो फिर दोबारा से इक्वल एंड अपोजिट आ जाएंगे। इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो क्या होगा? नेट रिजल्टेंट कितना आएगा? r² प्लस r डैश स्क्वायर प्लस 2r डैश कोस 180। r और r डैश सेम ही है, r ले लीजिए, 2r² प्लस 2r², 180 की वैल्यू -1, तो ये माइनस हो जाएगा, कैंसल 0, तो आर नेट क्या आ जाएगा? 0। आया ये समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। ये स्केयर है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, +2 के क्वेश्चन है इसके ऊपर, इसीलिए आपको ये थोड़ा सा सिलेबस रोक के यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सिखाया जाए। नेक्स्ट, इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़े। ये 3 क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना है। एक तो लाइन के लिए, लाइन पे ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ 0 होगा, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, थर्ड स्केयर। ठीक, और भी क्वेश्चन बन जाते हैं, बताऊं एक दो और, थोड़ा सा माइंड एक्सपेंड हो जाएगा सोचने के लिए कि ऐसे भी तो हो सकते थे। चलो एक फिगर और बनाता हूँ, क्वेश्चन उसके ऊपर आप कभी भी कर सकते हो।
ये देखिए कई बार ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन, ये मास m, ये 2m, ये 4m, ऐसे दे देंगे, ठीक है। या मास की वैल्यू भी दे सकते हैं। उसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम दे दिया, मान लो ये 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल भी 60 डिग्री, जरूरत पड़े तो ले सकते हो आप, लेकिन अब वो सेंटर में नहीं कहेगा, क्या पता वो कहते हैं कि मेरे को तो पॉइंट ए पर चाहिए नेट फोर्स, एट ए ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो। लगेगा या नहीं लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, देखिए इसको, देखिए चलो, ये m इस 2m को खींचेगा अपनी तरफ, 2m भी इसको खींचेगा, ये m भी इसको खींचेगा, ये 4m भी इसको, सिर्फ इसको आपने टारगेट बना देना। क्या बना देना है, टारगेट। सोचिए अब इसके साथ क्या होगा, ये m है, ये 2m है, ठीक है। 2m m को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स कैसे लगेगी इसकी, नीचे की तरफ ऐसे, ये वाला इसको कैसे खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये फोर्स ऐसे लगेगी। इन दोनों के बीच में आपको अब रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले, फोर्स निकालनी आ जाए तो वो भी निकालना आ जाता है, क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड, फोर्स निकाल, किस तरफ होगी इसकी फोर्स, ये देखिए, ये फोर्स ऐसे जा रही है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 120, कितना हो जाएगा, 120। तो आप ये एफ निकाल लो, ये एफ डैश निकाल लो, और उसके बीच का एंगल कितना ले लो, 120। और फार्मूला रिजल्टेंट के लिए क्या निकले लगेगा फिर, एफ स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर प्लस 2f एफ डैश कोस 120 अंडर, ये फार्मूला। ठीक है। अगर थोड़ा इजी करना है तो इजी करने में क्या होगा, सबको ले लो एक बार, ले लो, और जो ये डिस्टेंस है ये सबका एल ले लो। अब क्या होगा, ये एम अपनी तरफ खींचेगा, ये एम अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। ये एम इसको अपनी तरफ खींचा, ये अपनी तरफ खींचेगा। अब इनके बीच का एंगल 60 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ पर। इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। फार्मूला क्या लग जाएगा, एफ स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर प्लस 2f एफ डैश कोस 60 डिग्री। लेकिन एक चीज और, अब जो एफ और एफ डैश की वैल्यू है वो देखो क्या आएगी, एम और एम है, बीच में डिस्टेंस भी सेम है, तो यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या आएगी, जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। इसमें एफ डैश की वैल्यू क्या आएगी, जी एम स्क्वायर अपॉन ए बी एल स्क्वायर। दोनों इक्वल होंगे, लेकिन अब इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। 120 होता तो रिजल्टेंट वही आ जाता, तो 60 डिग्री है, तो करिए सोल्व। एफ और एफ डैश सेम है, तो एफ ही ले लेते हैं इसको, तो 2f स्क्वायर बन जाएगा, ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये भी 2f स्क्वायर, कोस 60 क्या होगा, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, 3f स्क्वायर अंडर द रूट, क्या आ गया, √3f, यानी कि 1.73 इंटू एफ। जो रिजल्टेंट होगा वो इन एफ से ज्यादा होगा, कितने गुना, 1.7। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आप कर लोगे। रिजल्टेंट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ये वाला एंगल कितना आएगा, अगर एंगल पूछे रिजल्टेंट का तो ये क्या आएगा, 30 डिग्री। आता है ये करना, टेंजेंट बीटा वाले फार्मूले से देखना, यूनिट 2 काइनेमेटिक्स, उसमें सारा सिखा रखा है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं वो यहाँ पे पूछे, यहाँ पे या सेंटर में कहीं भी पूछ सकता है। और वैल्यूज दे रखी होंगी तो आपको हर एक वैल्यू लेनी आनी है। चालाकी ये हो सकती है कि ये वाली फोर्स, वो वाली फोर्स और वो वाली फोर्स तीनों इक्वल होंगी, तो आप उसको सोल्व मत करिए, इक्वल लेकर उसको डायरेक्ट ऐसे ही पुट करिए फार्मूले में, लास्ट में देखा जाएगा क्या होगा, फिर एक ही फोर्स निकाल कर करें। ठीक। नेक्स्ट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि अगर 2 या 3 से ज्यादा मास आ जाए तब आप फोर्स कैसे निकालोगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपको फोर्स निकालनी, उसके पास यहाँ पर भी कोई मास रखा हुआ है, यहाँ पर भी कोई मास रखा हुआ है, इधर भी कोई मास रखा हुआ है, इधर भी दुनिया भर के मास रखे हुए उसके पास, पोज एंड। किसी का डिस्टेंस 1 है, किसी का R2 है, किसी का R3 है, किसी का R4 है, किसी का Rn है। तो इस बॉडी पर कितना मास लगेगा इस ऑब्जेक्ट पर एट को, जब काफी मास उसके अराउंड हो, तो कैसे निकाल लोगे उसको? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने क्या कहा कि आप सभी की फोर्सेस निकालिए, F1, F2, F3, Fn, और इनका क्या कर दीजिए, वेक्टर सम। क्या कर दीजिए? वेक्टर सम। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। यानी कि नेट F कैसे निकलेगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 तो ऑन कहाँ तक, सारों का ले लीजिए फोर्स और ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी तो 2 के लिए कर रहे हो ना आप, फिर सबके लिए हो। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कुछ पूछना है?